तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक सिरफिरे ने जेल से छूटते ही 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। बड़ी खबर यह है कि तेलंगाना के रंगारेड्डी में एक दिल दहलाने वाली वारदात हुई। एक शख्स ने 3 महिलाओं, एक नाबालिग और 2 बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी। सिरफिरे ने पहले अपनी बीवी और 2 मासूम बच्चों का कत्ल किया और फिर एक नाबालिग लड़की, उसकी मां और उसकी नानी का भी मर्डर कर दिया है। ये पूरा मामला पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भेजने से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसमें नाबालिग ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट लगाया था और इस पूरे मामले में उसे जेल भिजवा दिया था। आरोपी का नाम राजकुमार है। वो 28 साल का है। जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। राजकुमार ने पहले अपनी पत्नी सरिता और दोनों छोटे बच्चों परीक्षित और रुद्रवंश की हत्या की। फिर उसने उस लड़की का मर्डर किया जिसकी शिकायत पर वो जेल गया था। सिरफिरा इतने पर भी नहीं रुका। उसने पीड़ित लड़की की मां लक्ष्मी और उसकी नानी रुकम्मा को भी मार डाला। आरोपी ने 6 लोगों का मर्डर करने के बाद अपने घर वालों को बताया कि वो खुद भी जान देने की बात कह रहा था, मगर फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने उसे आखिरकार दबोच लिया। राजकुमार ने न शिकायत करने वाली नाबालिग को छोड़ा और न ही उसके परिवार को और न ही अपने परिवार को। अपने ही 2 छोटे छोटे बच्चों को मार डाला, अपनी पत्नी को भी मार डाला। आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। ये खौफनाक वारदात तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में हुई। सिरफिरे राजकुमार नाम के शख्स ने अपनी पत्नी का मर्डर किया है और फिर उसके बाद 2 मासूम छोटे छोटे बच्चों की भी हत्या कर दी। फिर उसने शिकायत करने वाली पीड़ित लड़की, उसकी नानी, उसको भी मार डाला। उसके बाद पीड़ित की मां लक्ष्मी की भी हत्या कर दी। ये पूरा मामला पॉक्सो एक्ट में जेल भेजने से जुड़ा हुआ, जिसमें नाबालिग लड़की की शिकायत पर राजकुमार को जेल भेज दिया गया था। अब जेल से छूट करके आने के बाद उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि इस केस की वजह से राजकुमार का पत्नी से झगड़ा होने लगा था और इसीलिए उसने अपनी ही पत्नी और बच्चों को मार डाला। हमारे सहयोगी टी राघवन इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। राघवन, जरा और तस्वीर साफ कीजिए। इतनी जघन्य वारदात को अंजाम देना, अपनी पत्नी, 2 बच्चे और शिकायत करने वाली लड़की, उसके परिवार को मार डालना, उसके दिमाग में क्या चल रहा था? पुलिस क्या बता पा रही, किस वजह उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया? वाकई देखिए हुसैन, पूरा राज्य इस जघन्य अपराध की घटना के बाद सन्न है। पुलिस कमिश्नर ने थोड़ी देर पहले एक जो जानकारी दी है वो अपडेट मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि ये जो आरोपी था ये जेल नहीं गया था। मई महीने के आखिरी में उस पीड़िता ने, जो नाबालिग है, एक केस इसके ऊपर छेड़खानी का लगाया था। क्योंकि एक केस जो है वो 7 महीने के कम की सजा वाला था। 15 दिन ये अपने गाँव से भाग गया। उसके बाद इसने एक एंटीसिपेटरी बेल जो है वो दाखिल की और बेल पर यह छूट गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे कभी जेल जाना नहीं पड़ा। लेकिन उसके बाद तक ये चुप था। कल देर रात करीब 11:57 पर इसने अपने पिता को फोन किया और कहा कि इसने 6 लोगों की हत्या कर दी है, जिसमें उसकी पत्नी, 2 बच्चे, ये पीड़िता, उसकी मां, उसकी नानी शामिल है। और उसके बाद ये खुद भी सुसाइड कर रहा है। उसके बाद से इसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस अभी इस आरोपी को लगातार ढूंढने में जुटी हुई है। ये जो घटना हुई है, ये एक्चुअली ये जो दोनों घर हैं आपस में, ये 200 से 250 मीटर की दूरी पर हैं, ऐसा संगारेड्डी पुलिस कमिश्नर ने बताया। और ये बताया कि ये जो लड़की कोचिंग इंस्टीट्यूट जाती थी, नाबालिग, उसको ये छेड़ता था, उसके साथ लगातार ये उसने प्रपोज भी किया था, जिससे तंग आकर उसने मई महीने के आखिरी में जो है इसके खिलाफ एक छेड़खानी का मामला दर्ज किया था। चूंकि ये नाबालिग है इसलिए पॉक्सो एक्ट भी उस मामले में लगाया गया था। और जब से ये जमानत लेने के बाद वापस गांव में आ गया जहां पर ये फरार चल रहा था, उसके बाद से इसकी पत्नी से इसका इस केस को लेकर लगातार झगड़ा हो रहा था। और वो जो बाकी उस पीड़िता की मां है और नानी है, उनके साथ भी लगातार इसकी कुछ आपसी जो है झड़प होती रही थी। और मानसिक संतुलन भी इसका सही नहीं है, ऐसा पुलिस कमिश्नर ने आरंभिक जांच के बाद बताया। तो अब इस आरोपी को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। आशंका यह है कि कहीं इसने भी अपनी जान तो नहीं दे दी है। इस बारे में पुलिस अब सघन तलाशी अभियान शुरू कर चुकी है। मतलब ये कि राघवन, आप बता रहे हैं कि अभी राजकुमार जो है वो पुलिस की पकड़ से दूर है, अभी उसकी तलाश की जा रही है।
जी, करीब 11:57 पे उसका आखिरी कॉल था। उसके बाद उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया है और ये कहते हुए ठीक है राघवन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाकर रखें, आपके पास फिर अपडेट के लिए हम आएंगे। तो ये बड़ी खबर जहां पर एक ही जमानत मिलने के बाद राजकुमार जो आरोपी है उसने 6 लोगों की हत्या कर दी है। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 8 महीने पहले सुसाइड की, और आज उसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। जयपुर के अमायरा सुसाइड केस में हैरान कर देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें 9 साल की अमायरा के साथ क्लासरूम में क्या हुआ था, इसे लेकर के कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। इसी से जुड़ी बड़ी खबर, जयपुर के अमायरा सुसाइड केस में ट्विस्ट सामने आया है। अमायरा के क्लासरूम का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 1 नवंबर को 9 साल की अमायरा ने स्कूल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। अब जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उससे कई सवाल उठ रहे हैं। कुछ बच्चे अमायरा को बुली करते हुए, परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। शिकायत के बावजूद टीचर्स अमायरा की मदद नहीं कर रही थी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ बच्चे अमायरा को परेशान कर रहे हैं। डिजिटल स्लेट में कुछ लिखकर अमायरा को दिखाया जा रहा है, इससे वो परेशान हो जाती है। अमायरा अपनी बात टीचर्स को बताती रही। अमायरा की जो टीचर है पुनीता शर्मा, उनके पास जाती है। वो उन बच्चों की शिकायत करती है, लेकिन अमायरा की शिकायत को ठीक से नहीं सुना गया। इसके बाद अमायरा क्लासरूम से बाहर चली जाती है। फिर वो स्कूल के ग्राउंड फ्लोर से 4थी फ्लोर तक पहुंच जाती है, और जहां पर ना क्लास टीचर उसके पीछे गया, जबकि उस सिचुएशन में उसको कोई किसी को फॉलो करना चाहिए था कि वो क्या करने जा रही है। आखिरकार अमायरा ऊपर जाती है और वहां से उसने कूद करके, अब ये आखिरी वक्त की तस्वीरें आप देखिए, ये बच्ची यहां से बालकनी तक ऊपर गई है उसके बाद, और वहां से जाकर के उसने छलांग लगा दी। यह केस जयपुर के एक हाई प्रोफाइल स्कूल का है। अमायरा की मौत को लेकर उस वक्त काफी हल्ला भी मचा, बड़ी कार्रवाई के दावे किए गए, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया। और अब अमायरा के घर वालों ने क्लासरूम के सीसीटीवी का फुटेज जारी किया है, जिसमें क्लासरूम के अंदर अमायरा के साथ क्या हुआ यह बताया जा रहा है। घर वालों का आरोप है कि अमायरा को परेशान किया गया था, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी जैसा कदम उठाया। 9 साल की अमायरा के खुदकुशी के मामले में जो सीसीटीवी सामने आया है, उसने तमाम सवाल इस नीरजा मोदी स्कूल प्रशासन पर खड़े कर दिए हैं। दरअसल जो चार्जशीट में जो वीडियो संलग्न हुआ है और जो अमायरा के पिता ने जो वीडियो दिया है, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि अमायरा को बुलिंग करने का प्रयास किया जा रहा था। जो क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स बैठे थे वो लगातार अमायरा को बुली कर रहे थे, और इसकी शिकायत अमायरा बाकायदा टीचर से करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ना टीचर ने सुनी, ना स्कूल प्रशासन ने इस पर ध्यान दिया। हैरानी की बात यह है कि सीसीटीवी का पूरा एक्सेस स्कूल के प्रिंसिपल के पास होता है, और प्रिंसिपल कहीं ना कहीं मॉनिटर करती है हर क्लासरूम की, जिसमें टीचर का आखिरकार वहां पर काम क्या है, किस तरीके से वो बच्चों को पढ़ा रही है, या क्लासरूम में बच्चे किस तरीके से टीचर से संवाद कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया गया, और तमाम चीज़ों को देखते हुए लगातार जो अमायरा परेशान होती रही। सीसीटीवी में जो चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक परेशानी के चलते अमायरा नीचे से यानी ग्राउंड फ्लोर से ऊपर तक गई, और उसके बाद उसने छलांग लगा दी और वहीं पर उसकी मौत हो गई। संदिग्ध के घेरे में सबसे पहले सवाल उठता है स्कूल प्रशासन के प्रिंसिपल इंदु दुबे के ऊपर, जिसने ना ही उस क्लासरूम में बैठे टीचर पर कोई कार्रवाई की, ना उससे कोई पूछताछ की गई कि आखिरकार अमायरा परेशान क्यों है, डिप्रेस क्यों है, और जो उसको बुलिंग की जा रही है जो कि सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है, इसके बारे में पूछताछ क्यों नहीं की गई। अब सवाल तमाम पुलिस पर भी खड़े होते हैं कि क्या जो चार्जशीट दायर की है उसमें इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या दोबारा पूछताछ की जाएगी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जिस तरीके से आए हैं उसके बाद एक बार फिर से ये नीरजा मोदी स्कूल प्रशासन सख्ते के घेरे में आ चुका है। अब जब अमायरा ने सुसाइड किया था तब सिर्फ उसके सीढ़ियां चढ़ते हुए तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन अब क्लासरूम के अंदर का वीडियो सामने आ चुका है, जिसके बाद से अमायरा के घर वालों ने स्कूल मैनेजमेंट पर भी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। क्या है ये पूरा मामला, आपको समझाते हैं। दरअसल 1 नवंबर 2025 को क्या हुआ था, इसका जवाब नए सीसीटीवी फुटेज में सामने आ चुका है। जयपुर के एक प्राइवेट स्कूल में 9 साल की अमायरा ने सुसाइड किया था। वो स्कूल की 4थी मंजिल से कूद गई। अब क्लासरूम के अंदर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसे लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं। इस फुटेज में कुछ छात्र अमायरा को परेशान करते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं। डिजिटल स्लेट पर कुछ लिख करके अमायरा को परेशान किया जा रहा है। अमायरा ने टीचर के पास जाकर के कंप्लेन भी की, लेकिन उसकी बात टीचर ने नहीं सुनी, और उसके बाद अमायरा ने छत से कूद करके अपनी जान दे दी।
जयपुर के अमायरा सुसाइड केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अमायरा के घर वालों ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाया। चार्जशीट में हल्की धाराएं लगाने का आरोप भी अमायरा के पिता ने लगाया। अमायरा के पिता ने कहा कि क्लास टीचर और प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने हल्की धाराओं के तहत चार्जशीट दायर की है। हमारा ये मानना है कि ये चार्जशीट अभी भी अधूरी है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज और पूरे घटनाक्रम से साफ होता है कि अमायरा क्लासरूम में विजिबल डिस्ट्रेस थी। वह बार बार क्लास टीचर पुनीता शर्मा के पास जा रही थी, अपनी बात समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी उसे कोई प्रोटेक्शन या काउंसलिंग नहीं दिया गया। इसलिए हमारी मांग यह है कि पुनीता शर्मा के खिलाफ अबेटमेंट टू सुसाइड की धारा जोड़ी जाए। केवल क्लास टीचर तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। प्रिंसिपल इंदु दुबे और स्कूल के जो ऑनर है सौरभ मोदी, उन पे भी लगना चाहिए, क्योंकि स्कूल प्रीमाइसेस में चाइल्ड सेफ्टी, सुपरविजन, प्रोटेक्शन और वेलबींग की जिम्मेदारी स्कूल मैनेजमेंट और प्रिंसिपल की भी होती है। हमारी मांग सीधी है कि चार्जशीट की जो कमियां हैं उसको न्यायालय गंभीरता से विचार करे। और अब बात कुदरत के कहर की। यूपी समेत 20 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। अगले 48 घंटे में दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। वहीं हिमाचल से उत्तराखंड तक बाढ़ बारिश ने भयंकर तबाही मचा रखी है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की वजह से गंगा उफान पर है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और मौसम विभाग के मुताबिक यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत 20 ऐसे राज्य जहां पर अगले 48 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट है। मैदान से पहाड़ तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी। तस्वीर और ये तस्वीरें आप रुद्रप्रयाग की देख रहे हैं। नदी जो है वो उफान पर है। जगह जगह से लैंडस्लाइड की खबरें आ रही। भारी बारिश ने जनजीवन बेहाल कर रखा है। कई जगहों पर अब ये लैंडस्लाइड की वजह से पूरा मलबा जो है वो सड़क पर आ गया। यहाँ तो ये मलबा जो है नदी में जा रहा है, लेकिन कई जगहों पर रूट्स बंद है, ट्रैफिक बंद है। और लगातार ये उत्तरकाशी की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहाँ एक बड़ा सा हिस्सा पेड़ समेत नदी में आकर समा गया। बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से आपको बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में लगातार हो रही भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते सांगला का वैली ब्रिज पूरी तरह से ढह चुका है। पुल गिरने से सांगला घाटी का संपर्क टूट गया, जिससे कई गांव की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है। भारी बारिश की वजह से पुल के नीचे की जो जमीन है वो पूरी तरह से धंस गई थी, जिससे वैली ब्रिज हवा में लटक गया और जमीन खिसकने के बाद ब्रिज ताश के पत्तों की तरह ढह गया। वीडियो में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे कुछ सेकंड के अंदर ही ये पूरा का पूरा ब्रिज धराशायी हो जाता है। और ये वैली ब्रिज सांगला घाटी को जोड़ने वाली जीवन रेखा माना जाता है। इसके जमींदोज होने से कई क्षेत्र, कई गांव आपस में उनका संपर्क अब कट चुका है। और अगली खबर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से है, जहां बद्रीनाथ हाईवे पर भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ का एक बड़ा सा हिस्सा भरभरा कर हाईवे पर आ गया। लैंडस्लाइड के बाद ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह ठप है। फिलहाल हाईवे से मलबा हटाने का काम चल रहा है। पहाड़ पर हो रही मूसलाधार बारिश के बाद ये लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके चलते पूरा हाईवे बंद हो चुका है। बताया जा रहा है कि कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। जेसीबी की मदद से सड़क से मलबा हटाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ का एक हिस्सा हाईवे पर आ चुका है। उत्तराखंड में हो रही मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऋषिकेश में गंगा खतरे के निशान के बेहद करीब है। त्रिवेणी घाट पूरी तरह से पानी में डूबा है। प्रशासन ने लोगों से घाट से दूर रहने की अपील की है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश और टिहरी बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा नदी का जलस्तर 339.65 मीटर तक पहुंच चुका है, जो चेतावनी स्तर को पार कर चुका है और इसके खतरे के निशान 340.50 मीटर के काफी करीब पहुंचने की अब खबर है। तो ऋषिकेश में गंगा उफान पर है और बहुत जल्द वो खतरे के निशान को पार कर जाएगी। तो उत्तराखंड के अलग अलग जो जिले हैं वहां पर ऐसे ही हालात हैं। बाढ़ बारिश से हालात बेहाल हो चुके हैं। लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। लगातार लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। हरिद्वार में एक युवक नहर में फंस गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि युवक पानी के तेज बहाव के बीच फंस गया था
और काफ़ी मशक्क़त के बाद उसे बाहर निकाल लिया गया। अब आपको शिमला की तस्वीरें दिखाते हैं। शिमला में लैंडस्लाइड हुआ और ये लैंडस्लाइड के बाद देखिए सारा मलबा जो है वो कई गाड़ियों के ऊपर आ गया। कई कारें जो हैं वो मलबे के नीचे फंसी हुई हैं और इस तरह का मंजर इस वक्त पहाड़ी राज्यों में बहुत आम हो जाता है। इस तरह के मौसम में जब बारिश जो है वो कहर ढा रही होती है, इस वक्त मूसलाधार बारिश हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में खूब हो रही है और इसकी वजह से जगह जगह से लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं। यहाँ भी पहाड़ का एक अच्छा खासा हिस्सा वहाँ पर खड़ी कारों पर आ गिरा और कई कारों को इससे नुकसान हुआ। ये एक रास्ता है, इस रास्ते से गुजर रही गाड़ियाँ इसकी चपेट में आई हैं और उसके बाद देखिए कई गाड़ियाँ फिर आगे पीछे हर तरफ फंसी हुई हैं। रास्ता ब्लॉक है, मतलब ये कि जब तक ये रास्ता नहीं खुलेगा ये तमाम लोग यहीं फंसे रहेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन का काम इस वक्त सबसे ज़्यादा यही कि वो रास्ता क्लियर करने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन आप देख रहे हैं कि कई गाड़ियां इस मलबे की चपेट में आ गई हैं। तो हिमाचल और उत्तराखंड की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी लगातार बारिश हो रही है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के मेंढर जिले की। बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर पैदा हो गए। पूरा का पूरा इलाका पानी पानी हो चुका है। कई गांव पूरी तरह से डूब चुके हैं। गांव में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का किया जा रहा है व्यवस्था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 25 लोगों को रेस्क्यू किया। तो मेंढर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर नदियां और बरसाती नाले सब उफान पर हैं। ये उफनता हुआ नाला जो है जहां से गुजर रहा वहां लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है और एक बड़े इलाके से लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। और गाजियाबाद में पहली बारिश ने ही सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। बीते 72 घंटे में 4 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, जिसमें 3 मासूमों की डूबने से मौत हुई है। एक युवक की जल भराव के बाद करंट से जान चली गई है। मिल्क गांव में एक 7 साल का बच्चा जो पानी से भरे गड्ढे में जा गिरा और बच्चे की वहां पर मौत हो गई। मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि इस मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। बारिश के बाद हुई मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पहली बारिश में 4 लोगों की मौत तो हो चुकी है। पूरा मानसून अभी बचा है। ऐसे में क्या स्थिति होगी, क्या व्यवस्था यहां पर प्रशासन द्वारा की जा रही है कि दोबारा ऐसी घटना न घटे। 7 साल का बच्चा पोलू, उसका शव पानी से भरे हुए एक गड्ढे में तैरता मिला। 2 दिन पहले बारिश के पानी में डूबकर 3 साल की एक बच्ची पल्लवी की मौत हो गई थी। बच्ची जैसे ही घर से निकली तो फिसलकर नाली में गिर गई। 9 साल का शाद घर के बाहर खाली प्लॉट में जो पानी भर गया था वहां डूब गया, उससे उसकी मौत हो गई। उधर इंदिरापुरम में पार्क के पास जलभराव में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। सड़क पार कर पार्क के पास से गुजर रहा था वो, जैसे ही वो पानी के संपर्क में आया उसे जोरदार करंट लगा और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। बारिश के बाद नोएडा के सेक्टर 73 सरफाबाद इलाके में सड़क धंस गई। सड़क के साथ साथ नाला, ट्रांसफार्मर और एक निर्माणाधीन साइट का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि लगातार बारिश के बाद निर्माण स्थल के बेसमेंट में बड़ी अच्छा खासा पानी भर गया था। बताया जा रहा है कि यहां करीब 25 से 30 फीट गहरी खुदाई करके डबल बेसमेंट बनाया जा रहा था। पानी भरने और मिट्टी के कटाव की वजह से आसपास की जमीन कमजोर पड़ी, जिससे सड़क का करीब 25 से 30 फीट का हिस्सा इस गड्ढे में धंस गया। अब रीलबाज का जुनून कुछ भी करवा सकता है। मौत को दावत देना भी कोई मामूली बात नजर नहीं आती। अब इस वक्त की बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई हरिद्वार से आ रही है, जहां पर स्टंट के दौरान थार गाड़ी गंगा में डूब गई। बुलडोजर की मदद से पुलिस ने थार को गंगा की लहरों से बाहर निकाला। स्थानीय लोगों ने भी रेस्क्यू में काफी मदद की। पुलिस ने थार को जब्त कर लिया है। तेज बारिश के दौरान दोनों युवक थार से स्टंट करते हुए नजर आ रहे थे और इसी दौरान बैरागी कैंप की नील धारा में थार फंस गई और दोनों युवक मदद की गुहार लगाने लगे। वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई। फिर लोगों ने पुलिस को फोन किया, बुलडोजर मंगवाई। रस्सी के सहारे थार को गंगा से बाहर खींचा गया और दोनों के टशन के चक्कर में पूरे इलाके के लोग परेशान हो गए। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में लगी है। हालांकि दोनों युवकों को फटकार लगाई गई, लेकिन गाड़ी को सीज कर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। थार गाड़ी है वो कल ठोकर नंबर 10 के पास स्थानीय युवक हैं वो
वो गाड़ी को गंगा नदी में ले जा रहे होंगे तो गाड़ी फिर पानी का जल स्तर बढ़ गया और वो फंस गए। तो फिर बड़ी मुश्किल से उनको बाहर निकाला क्योंकि वो स्टंट कर रहे होंगे कि नदी के पार तक हम गाड़ी को ले जाएंगे। तो उस संबंध में गाड़ी को जो है सीज कर दिया गया है। हमारे यहाँ जो ऑपरेशन प्रहार चल रहा है तो उसी में गाड़ी को सीज कर दिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड से एक और तस्वीर सामने आई है। बड़ी महंगी एसयूवी में सवार कुछ युवकों ने पूरे हाईवे पर कब्जा कर लिया। 5 से 7 की संख्या में ये गाड़ियां हाईवे को ब्लॉक करके चल रही हैं, जिसके चलते ट्रैफिक जाम हो गया। बाकी की जो गाड़ियां हैं वो उनके ड्राइवर परेशान दिखाई दिए। रौब झाड़ने के चक्कर में इन लड़कों ने NH74 को ही जाम कर दिया। स्लो स्पीड से ये गाड़ियां चल रही हैं लेकिन पूरे हाईवे को ब्लॉक कर दिया है। तभी पीछे चल रहे एक कार सवार ने उनका ये वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया है। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने संज्ञान लिया और सभी गाड़ियों को सीज कर दिया गया। अब इनके मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। आजकल के नए नए यूट्यूबर ब्लैक स्कॉर्पियो और थार वाहनों से कुछ युवकों के द्वारा यातायात को अनुचित रूप से बाधित करते हुए मूवमेंट किया जा रहा है, जो एक अनुचित प्रवृत्ति का द्योतक है। और इसमें संबंधित को निर्देशित किया गया है कि इन वाहनों की पहचान करें और इसमें सवार युवकों की पहचान करें और उनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाएं ताकि ऐसी प्रवृत्तियों पर प्रभावी अंकुश लग सके। साथ ही उन वाहन के स्वामियों और उनके अभिभावकों को भी इस संबंध में बुलाकर प्रॉपरली उनको सेंसिटाइज और ब्रीफिंग की जाए। तो आप ये देखिए, पूरी सड़क जो है एक तरीके से ब्लॉक है। मानो सारे दोस्त जैसे सड़क पर एक साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे होते हैं, वैसे ये गाड़ियां चल रही हैं और धीमी रफ्तार में चूंकि चल रही हैं इसलिए पीछे वाली गाड़ियां चल नहीं पा रही हैं और पूरा हाईवे एक तरीके से ब्लॉक है। अब जाहिर है पीछे जो गाड़ी चल रही थी उसमें से किसी एक गाड़ी वाले ने ये वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया तक पहुँचा दिया और वहाँ से ये पुलिस के संज्ञान में आया है। तो अब इन थार वालों और बड़ी बड़ी गाड़ियों वालों की खैर नहीं है। और अब खबर यूपी के कानपुर से आ रही है। कानपुर के सिविल लाइंस में वकील और पुलिसकर्मी के बीच जमकर मारपीट हो गई है। दोनों के बीच सड़क पर जमकर लात घूंसे चले हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं मौके पर मारपीट करने वाले पुलिसकर्मी के अलावा कुछ अन्य पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे हैं। सभी मुखदर्शक बने रहे। वीडियो वायरल होने के बाद कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। बताया जा रहा है कि कांस्टेबल नशे में धुत था। इधर राजधानी दिल्ली में दिन दहाड़े लूट का एक वीडियो सामने आया। गांधीनगर मार्केट में 2 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर 17 लाख रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। लूट की यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि बाइक पर 2 लुटेरे आते हैं और फाइनेंस ऑफिस के बाहर स्टाफ को बंदूक दिखाकर पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो जाते हैं। एक बदमाश ने हेलमेट लगाया हुआ जबकि दूसरे ने मास्क लगा रखा है। गली में कई लोग अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन बदमाशों ने बिना डरे और पकड़े जाने की परवाह किए बगैर बंदूक तान दी और नोटों से भरा बैग छीनकर वहां से फरार हो गए। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है।